हेलो, हाय, नमस्कार। राधे राधे और राम राम भाई सभी को। उम्मीद है मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर आ रही होगी। तो क्या हाल चाल है भाई सभी के? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं अपना दूसरा सेट। कल हम एक सेट कर चुके हैं, आज करने वाले हैं हम दूसरा सेट, ठीक है? तो बिना किसी बकवासबाजी के करते हैं अपने सवाल चालू। पहला सवाल देखो भाई क्या बोल रहा है। पहला सवाल कह रहा है, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 हैं। यदि पैर गिने जाए तो कितने हैं? 420। मुझसे पूछा है फार्म में गाय की संख्या कितनी है। देखो जी कैसे करेंगे। मान लो मुर्गियाँ कितनी हैं? मान लो सारी की सारी मुर्गियाँ ही हैं। अगर सारी की सारी मुर्गियाँ ही होती तो सिर कितने हैं? 180। मान लो 180 की 180 क्या है? मुर्गियाँ ही हैं। भाई सिर कितने हैं? भाई सिर तो एक ही होता है ना सभी को, सभी का। तो सिर कितने हैं? 180। मैंने मान लिया जो ये 180 है ना, ये सारे सिर मुर्गियों की ही हैं। तो मुर्गियाँ कितनी हुई? 180। तो उनके पैर कितने होने चाहिए भाई? एक मुर्गे के दो पैर होते हैं, तो पैर कितने होने चाहिए 180 मुर्गी के? आप बोलते हैं मुर्गी के पैर होने चाहिए थे 360। पर पैर है कितने मेरे पास टोटल? आप बोलोगे टोटल पैर है 420। कितने ज्यादा है भाई? कितने ज्यादा है? 60 पैर ज्यादा है। 60 पैर क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि एक गाय के पास दो पैर फालतू होते हैं। बोलो भाई, ये 60 पैर क्यों ज्यादा है? गाय की वजह से। क्यों? क्योंकि एक गाय के पास दो पैर फालतू हैं। तो गाय कितनी हो जाएंगी भाई? ये है पैर, एक गाय के पास दो पैर हैं। तो गाय कितनी हो गई टोटल? गाय हो गई टोटल 30। कौन सा ऑप्शन है जी? चौथा ऑप्शन। बोलो भाई, आ गया समझ? आ गया समझ? आ ही गया होगा। चलो आगे। यदि 9 अंकों की संख्या ये है, जो कि 72 से क्या है? विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 4x प्लस अंडर रूट 4x प्लस वाई का मान बताना है, होगा क्या? y का भाई मेरे को क्या लेना है? अधिकतम मान लेना है। देखो भाई कैसे निकालेंगे y की वैल्यू। पहले तो भाई 72 क्या होता है? ये होता है 8 और क्या होता है? 9। 8 और 9 होता है 72। 8 9 72। 8 गुना 9। जो लास्ट के 3 अंक की, अगर मेरी लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य है ना, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको भाग करके देख लूंगा, 5y और 2 को 8 से, ठीक है? कैसे कहूँ? 8 से कितने होते हैं? 48। ऊपर से उतरेगा क्या? 2। तो यहाँ पे, सॉरी, ऊपर से क्या उतरेगा? 2। 2 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था भाई? ये जो ही पूरा कट जाता, आप बोलते यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए था 3। तो ये कट जाता 8 चौक 32, ये पूरा कट जाता। 3 कैसे आएगा भाई? अगर y की जगह कितना होगा? 1 होगा भाई। 51 में से 48 जाएंगे तभी तो 3 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? एक। y की वैल्यू आ गई 1। एक वैल्यू आ गई 1। दूसरी क्या आ जाएगी? मैं इसी में क्या जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा। एक वैल्यू आ जाएगी y की 5, और मैं सेम दोबारा 4 जोड़ूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी y की 9। y की मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। कौन कौन सी? 1, 5 और 9, ठीक है? अगर मैं y की जगह कुछ भी पुट करूंगा ना यहाँ पे, 1, 5 और 9 में से, तो ये संख्या 8 से कटेगी, कटेगी मेरी, ठीक है? और साथ में अब मेरे को क्या चेक करना है? अब मेरे को चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है? मुझसे मुझसे उसने बोला था कि y की मेरे को क्या लेनी है? अधिकतम मान लेना है। तो मैं 1 नहीं लूंगा और 5 नहीं लूंगा, सिर्फ क्या ले सकता हूँ? 9। तो y की जगह क्या होगा भाई यहाँ पे? 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है ना, तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। देखो भाई, 8 और एक 9, ये कट जाएगा 9 से। 5 और 4 9, ये 9 से कट जाएगा। ये y तो खुद ही 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा। 7 और 2 9 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5 प्लस एक्स। ये 5 प्लस एक्स 9 से कटना चाहिए, तो x की जगह क्या रखूं मैं? आप बोलोगे x की जगह 4 रख लो, तो 5 4 9 और 9 से कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू है 9। बोला है ना अधिकतम वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू फिर मैं 9 लूंगा, ठीक है? कर दूं इसमें पुट अब? कितना हो जाएगा ये? 4 चौक 16 प्लस y की वैल्यू 9। ये क्या हो गया? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 मतलब 5। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3। चलो अब आगे, अगला सवाल देखो। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का क्या है? 3 गुना, और शेषफल का क्या है? 6 गुना। यदि शेषफल 2 है तो भाज्य बताना होगा क्या? बता दो कि भाज्य होता क्या है?
भाज्य क्या होता है भाई? भाज्य होता है मेरा भाजक, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है? ये होता है मेरा भाज्य। मुझसे पूछा है भाज्य पूछा है, तो भाज्य क्या हो जाएगा बता दोगे जी? देखो भाज्य होगा क्या? भाई शेषफल कितना है मेरा? 2। शेषफल कितना है? 2। ठीक है, 2 लिख लो इसको। सवाल में बोला है जो भाजक है ना भाजक, वो शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना। अगर शेषफल 2 है तो भाजक कितना हो जाएगा? 12। बोलो जी, भाजक कितना हो जाएगा? 12। 12। और क्या बोला है? जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 3 गुना। भागफल का ये 3 गुना है, तो भागफल कितना होगा? 4। अगर भाजक भागफल का 3 गुना है तो भागफल कितना हो जाएगा? 4। बोलो भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कितना हो गया? 12 चौक 48 जमा 2। भाज्य कितना आ गया? भाज्य आ गया 50। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे भाई इसको? आसान सवाल है। ठीक है, इसको कर लेना तुम। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। देखो भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। यदि पहली संख्या में से यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 17.5। ठीक है, तो मेरे को बताना है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है क्या। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले 30 जोड़ रहा हूँ, फिर क्या करा मैंने? 5 घटा दिया, तो मैंने क्या करा भाई? ओवरऑल मैंने 25 बढ़ा दिया। ओवरऑल 25 बढ़ा दिया। मैंने मान लिया वो कुछ संख्याएं n संख्याएं थी। ठीक है, ये 25 कितनी संख्याओं पे बढ़ेगा? भाई जो मैंने ओवरऑल 25 बढ़ाया है ये कितनी संख्याओं में बटेगा? आप बोलोगे ये बटेगा n संख्याओं में, जिससे मेरा एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज कितना बढ़ गया भाई? पहले 15 था, अब हो गया 17.5, एवरेज बढ़ गया 2.5। ठीक है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। n की वैल्यू आ जाएगी 25/2.5। 25/2.5 मतलब 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, एक तो है ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या है भाई? देखो, कुछ संख्या मैंने x मान n मान ली थी ना। अगर n संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो सारी संख्याएं का सम कितना हो जाएगा भाई? n संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 15n। फिर मैंने क्या करा? 30 जोड़ा। 30 जोड़ने के बाद क्या करा? फिर मैंने 5 घटा दिया। 5 घटा दिया, ये आ गया कि मेरा नया सम आ गया सभी संख्याओं का। सभी संख्याओं का नया सम आ गया। देखो सवाल में क्या बोला है। अब सारी n संख्याओं का औसत कितना हो गया? 17.5। तो सम क्या हो जाएगा भाई इनका? इनका सम हो जाएगा n गुना में 17.5, 17.5n, 17.5n, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ये भी नया सम आ गया मेरा, और ये भी क्या है? नया सम। ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो कर लो फिर अब काटा पीटी इधर उधर ले जाके। 17.5 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2.5n। 2.5n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। और n की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। ठीक है, चलो अब आगे। अग- देखो भाई, अगला सवाल है क्या? अगला सवाल बोल रहा है एक परीक्षा में 17 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 71। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र को एक छात्र के अंक गलती से 56 की बजाय 65 और दूसरे के 50 के बजाय 24 दर्ज कर दिए। ठीक है, तो मुझे बताना है सही औसत क्या है। देखो मैंने क्या करा, 56 के बजाय कितने दे दिए? 65। तो कितने ज्यादा दे दिए मैंने उसे? 9 ज्यादा दे दिए। बोलो भाई। और यहाँ पे क्या करा मैंने? 50 के बजाय 24 दे दिए, मतलब कितने कम दे दिए? बोलो भाई, कितने कम दे दिए मैंने उसको? 26 कम दे दिए। देखो पहले मैंने क्या करा, 9 ज्यादा दिए, फिर मैंने 26 कम दिए, तो मैंने क्या करा? ओवरऑल मैंने उसे ओवरऑल कितने कम दे दिए भाई? मैंने उसे ओवरऑल 17, कितना है ये? 17 कम दे दिए ना। हाँ, मैंने उसको ओवरऑल 17 कम दे दिए। बोलो भाई, मैंने उसे ओवरऑल 17 कम दे दिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 17 नंबर उसे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। अगर मैंने उसे 17 नंबर कम दिए हैं तो मैं क्या करूंगा? उसे 17 नंबर और दूंगा। बोलो भाई, मैं उसे 17 नंबर और दूंगा ना उन बच्चों को। देखो भाई, पहले एवरेज कितना था मेरा? 71। अब क्या करूंगा मैं? मैंने उन्हें 17 कम दिए थे, अब मैं उन्हें 17 दे दूंगा ज्यादा। पर ये 17 जो नंबर है कितने लोगों में बटेंगे? मेरे पास टोटल छात्र हैं 17।
तो ये 17 छात्रों में बटेंगे 17 नंबर। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 71 जमा 1। नया औसत कितना आ गया मेरा? सही औसत आ गया मेरा 72। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। चलो अब आगे। अगला सवाल। शादी के समय एक पति और उसकी पत्नी का औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष। 5 साल बाद उनका 1 साल का बच्चा है, ठीक है। शादी के 5 साल बाद क्या हुआ भाई? उनके पास क्या है? 1 साल का बच्चा है शादी के 5 साल बाद। इसका मतलब क्या है भाई? उनका बच्चा शादी के 4 साल बाद जन्मा होगा। भाई शादी के 4 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है, तो तभी तो 5 साल के बाद वो 1 साल का हो पाया है। बोलो हाँ, है ना? ठीक है। तो मुझे बतानी क्या है? मुझे बताना है जब बच्चे का जन्म हुआ था। भाई बच्चे का जन्म कब हुआ? शादी के 4 साल बाद जन्म हुआ, ठीक है। तब परिवार के तीनों सदस्य की औसत आयु कितनी थी? तो ये बताना है मेरे को, बस। बता देंगे? देखो भाई, शादी के समय दोनों का औसत कितना था भाई? पति पत्नी का 23। उनकी आयु का औसत, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा भाई शादी के समय? 46। ठीक है। 4 साल बाद क्या हुआ? 4 साल बाद क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ। भाई चार पत्नी की उम्र बड़ी होगी 4 साल। 4 साल ही फिर पति की आयु बड़ी होगी, ठीक है। 4 साल पत्नी की आयु बड़ी होगी, 4 साल पति की आयु बड़ी होगी। टोटल कितनी बढ़ गई? टोटल 8 साल बढ़ गई। अब कितना हो गया भाई? इनकी आयु का योग कितना हो गया? 54। ठीक है। 54 हो गया। 4 साल बाद ही बच्चा पैदा हो गया था, ठीक है। पहले मेंबर कितने थे? दो। पहले मेरे मेंबर थे दो। अब 4 साल बाद क्या हुआ? मेंबर हो गए तीन। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जन्म हो गया है। वो बच्चा है कितना? 0 साल का। तो उनकी औसत कितनी हो जाएगी? भाई ये तो पति पत्नी की एज है, प्लस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 0। इनका औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 + 0/3। तो औसत क्या हो गया भाई उनका? उनका औसत हो गया 18 साल, सभी का। ठीक है। उनका औसत हो जाएगा 18 साल। देखो भाई अगला सवाल। सवाल में बोला है जब एक्स को 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से घटा दिया जाए, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या किस में हो जाएंगी? समानुपात में। तो मेरे को बताना क्या है? मेरे को बताना है x+1 और 7x+8 का मध्य अनुपाती। देखो मध्य अनुपाती होता क्या है? मीन प्रोपोर्शन। मैं तुमसे बोलूं ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो तुम बोलोगे √AB। ठीक है। मीन प्रोपोर्शन होता है √AB। ठीक है भाई। तो इनका मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका और इसका? आप बोलोगे इनका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा √x+1 इंटू 7x+8। ठीक है। ये हो जाएगा इनका मीन प्रोपोर्शन। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें सबसे पहले। सवाल में बोला है एक्स को जब इनमें से घटाऊंगा तो ये किस में हो जाएंगी? समानुपात में। तो कैसे करते हैं इन सवालों को? 21/22 बराबर 60/64। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? 60 में से 21 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 39। 64 में से 22 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 42। 3 से काट लो भाई इसको। कितनी बार? 13 बार, और ये 14 बार। देखो इनके बीच का गैप कितना है? एक। और इनके बीच का गैप कितना है? एक। ठीक है। गैप बराबर है ना दोनों का? अगर गैप बराबर नहीं होता तो फिर मैं गुना करके गैप बराबर करता। अगर गैप बराबर है तो कोई बात ही नहीं है। देखो भाई 21 था, 21 में से कितना घटाऊं जो 13 आ जाए? आप बोलोगे 8। 22 में से सेम ऐसे देखो, 22 में से कितना घटाऊं जो 14 आ जाए? आप बोलोगे 8। सवाल में बोला है एक्स घटाओ, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू 8 आ गई। पुट कर दो अब इधर। ये क्या हो जाएगा? √9 गुना में 7 × 8 = 56। 56 और 8 64। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? 9 का आ जाएगा 3 बार, 64 का आ जाएगा 8 बार। आंसर आ गया मेरा 24। इनका मध्य अनुपाती कितना आ गया? 24। ठीक है भाई। चलो अब आगे। अगला सवाल देखो। एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारियों और सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:31 था, ठीक है। युद्ध में 4 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, और उनका अनुपात कितना हो गया? 1:13। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या क्या थी? अधिकारियों की संख्या थी कितनी भाई? भाई अधिकारी थे मेरे 3, ठीक है। और और कौन था बाकी? सैनिक। सैनिक है 31। मुझसे पूछे 3 की वैल्यू। युद्ध से पहले 3 थे ना? मुझसे पूछे 3 की वैल्यू।
देखो भाई 3 की वैल्यू पूछी है, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल सिर्फ कौन सा है ऑप्शन में? एक ही है, तो यही क्या होगा मेरा आंसर, ठीक है? सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे इस सवाल को, ठीक है भाई? देखो अगर 2 मल्टीपल फँस जाते फिर मैं कैसे करता? ये तो सवाल होता है तुम्हारा, और तुम्हारा सवाल ही क्या होता है दूसरा? अगर 2 मल्टीपल फँस जाते तो कैसे करते हम? ठीक है? ये बीमारी तुम्हारे अंदर से कभी नहीं जाएगी। देखो तो कैसे करते? कौन-कौन था भाई? ऑफिसर और सोल्जर। ऑफिसर थे 3 और सोल्जर थे 31, ठीक है? फिर क्या हुआ? 6 ऑफिसर मर गए, 6 ऑफिसर कम हो गए, फिर 22 सैनिक कम हो गए। तो अनुपात कितना हो गया? 1:13। ऑफिसर 1 और सोल्जर 3, ठीक है? क्रॉस मेथड बताया हुआ है ना तुम्हें? जब रेशियो प्रोपोर्शन करवाया था, याद करो। तो कैसे करते हैं इसको? इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका लेते हैं डिफरेंस, ठीक है? 13 तिया 39 और 31 से कम 31। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 39 और 31 का 8। सेम ऐसे ही इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका लेंगे डिफरेंस। 13 छक्के 78। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 22 से कम 22। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई? 78 और 22 का 56। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 56। कितने गुना है? 7 गुना। पूछी किसकी है? 3 की। तो 3 की भी कितनी हो जाएगी? 7 गुना। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। बोलो जी। अरे बोलो बोलो। आ गया समझ? चलू अब आगे। देखो अगला सवाल। 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 24 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 39 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो? देखो भाई करे हुए हैं ऐसे काफी सारे सवाल, एलिगेशन लगेगा इसमें कैसे? यहाँ पे आएगा सीपी किसका? पहले वाले का। यहाँ पे आएगा सीपी किसका? दूसरे वाले का। 32 24। यहाँ पे आएगा सीपी किसका? इन दोनों का मिला के। इन दोनों का मिला के आप बोलोगे इन दोनों का सीपी तो दिया ही नहीं है। भाई सेलिंग प्राइस तो दिया है 39 और साथ में क्या दिया है मेरे को? प्रॉफिट भी दिया है 30% का। 30% मतलब 10 की चीज मैंने कितने में बेच दी? 13 में। सवाल में बोला है 39 की बेची है। 13 की वैल्यू कितनी है? 39। तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10 क्या है? ये सीपी है ना मेरा। 10 की कितनी हो जाएगी? 30। इन दोनों का मिला के सीपी आ गया भाई 30। अब लगा दो एलिगेशन। 24 में 30 में से 24 जाएंगे कितना आएगा? 6। 32 में से 30 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अनुपात कितना आ गया इनका? इनका अनुपात आ गया 3:1। ठीक है? कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। देखो भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है शुद्ध एसिड से भरे एक बर्तन में 10 लीटर क्या है? एसिड है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है। फिर बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। अगली बार मिश्रण का 2 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर से बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड का मूल मात्रा से अनुपात क्या है? भाई मिक्सचर और एलिगेशन में करवाए हुए हैं ऐसे सवाल। देखो कैसे करेंगे। शुरू में 10 लीटर क्या था मेरे पास? प्योर एसिड। फिर मैंने क्या करा? 2 लीटर निकाल लिया। अगर मैंने 2 लीटर निकाल लिया है 10 में से तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 8। 8 बचेगा कितने में? 10 में। बोलो भाई। देखो ना, मैंने क्या करा? 2 लीटर निकाल लिया 10 में से। कितना निकाल लिया भाई? 1/5। बच्चा कितना? 4/5। ठीक है? 4/5 ये बचा मेरे पास। भाई 4 क्या है? ये है एसिड, ठीक है? और ये 5 क्या है? ये है टोटल मिक्सचर अब, क्योंकि मैंने पानी डाला है ना। MIXTURE, ठीक है? 5 क्या है? मिक्सचर। क्योंकि मैंने क्या करा? 2 लीटर निकाल के 5 लीटर पानी डाल दिया, सॉरी 2 लीटर एसिड निकाल के 2 लीटर पानी डाल दिया। ये अनुपात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अनुपात। अब मेरा टोटल 5 क्या है? मिश्रण है, जिसमें 4 क्या है? एसिड। फिर ये दोबारा काम मैंने एक बार और कराया, ठीक है? फिर बर्तन में से पानी से भर दिया, इसके बाद अगली बार मिश्रण का 2 लीटर निकाल लिया जाता है और फिर से बर्तन को पानी से भर दिया। मैंने ये काम एक बार और करा, तो फिर मेरे पास दोबारा ये बचेगा 4/5। बोलो भाई। अब देखो, 3 बार बोलता तो मैं क्या करता? देखो अगर 3 बार बोलता तो मैं क्या करता? 4/5 का क्यूब कर देता। 5 बार बोलता तो मैं क्या करता? 4/5 का ये 5 टाइम्स स्क्वायर कर दे, 5 टाइम का यू कर देता पावर, ठीक है? इसकी 5 पावर कर देता, ठीक है? मुझसे बोला है 2 बार, तो मैंने क्या करा? 2 बार गुना कर दी। 3 बार बोलता 3 बार गुना करता, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4 चौक 16। नीचे क्या बचेगा? 5 बच्चे 25। इसका मतलब क्या है? 25 क्या है मेरा?
मिश्रण अब का। 25 क्या है मिश्रण, और ये क्या है 16, 16 है क्या है ये है एसिड। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है बर्तन में बचे एसिड का मूल मात्रा से क्या अनुपात है। ठीक है, अनुपात ही पूछा है तो अनुपात यही हो जाएगा ना, 16:25। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगर मुझसे एक्चुअल क्वांटिटी पूछता तो क्या हो जाता भाई, एक्चुअल क्वांटिटी पूछता तो क्या हो जाता, देखो मेरे पास शुरू में 10 लीटर ये था ना एसिड, तो मैं क्या करता 10 × 16/25 कर देता। ठीक है, ये क्या आ जाता, ये आ जाती मेरी एक्चुअल क्वांटिटी किसकी, एसिड की। 5 से कटता है 2 बार, 5 से कटता है 5 बार, 16 दूनी 32, 32/5 मतलब 6.4, 6.4 क्या है मेरा एसिड टोटल 10 में से। ठीक है, तो बचा कितना 3.6, 3.6 क्या हो जाता, 3.6 क्या हो जाता, 3.6 पानी हो जाता। बोलो भाई, 3.6 पानी हो जाता। चलो अब आगे, अगला सवाल। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें से 44% क्या है लड़की। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितनी है, 540 रुपए, और प्रत्येक लड़के की फीस कितनी है, सॉरी प्रत्येक लड़के की फीस एक लड़के की तुलना में, प्रत्येक लड़के की फीस लड़की की फीस एक लड़के की तुलना में 25% क्या है कम। लड़कों और लड़कियों दोनों की फीस का योग बताना होगा क्या, बता दोगे जी। देखो कैसे करेंगे। 44% क्या होता है, 11/25। बोलो 44% होता है 11/25। अगर 25 टोटल छात्र हैं तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं 11, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 14। बोलो भाई, अगर 25 टोटल छात्र हैं जिनमें से 11 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचेंगे 14। मान लो एक्स एक्स मान लो इनको। ठीक है, 11x लड़कियां हैं और 14x कौन है, लड़के। ठीक है, और जो फीस है किसकी, प्रत्येक लड़की की फीस जो है लड़के की तुलना में 25% कम है। मतलब लड़के की फीस कितनी है 4, तो लड़के की कितनी हो जाएगी, लड़की की हो जाएगी 3। इनको क्या मान लो, इसको मान लो वाई वाई। ठीक है, इसको मान लो वाई वाई। ठीक है, अगर लड़के की फीस 4 वाई है तो लड़के की कितनी है, हर लड़की की फीस है 3 वाई। बोलो भाई, ये तो बोला है सवाल, मुझसे पूछा है इनकी लड़के और लड़कियों की दोनों की फीस का योग बता दोगे भाई, ये कितना फीस देगी। अगर एक लड़के की फीस एक लड़की की फीस 3 वाई है तो 11 लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 11x लड़कियों की 33x वाई। ये कितना हो जाएगा भाई, 33x वाई प्लस 14×56 जोड़ दो भाई, कितना हो गया भाई ये 89x वाई। मेरे को बतानी है 89x वाई की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को 89x वाई की। देखो भाई, लड़कियां कितनी टोटल छात्र कितने हैं 25x, 25x की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में 1500, कितने गुना है 60 गुना, 25 6 के 150 होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 60। सेम ऐसे ही हर लड़की की मासिक फीस कितनी है 540, वही है कितनी 4 वाई, 4 वाई की वैल्यू कितनी है सवाल में 540। तो वाई की कितनी आ जाएगी भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, वाई की वैल्यू आ गई 135। ठीक है, तो कर दो इसमें गुना, ये हो जाएगा मेरा आंसर 89 गुना 60 गुना कितना है जी 135। बोलो कितना है 135। देखो सवाल में एक जीरो यहाँ से बनेगी और 6 की इसमें दो ही मान लो इसको, मैं इसको 60 को क्या लिख लूँ 30 लिख लूँ भाई, 60 को मैं 30 × 2 लिख लूँ। आप बोलोगे जी बिल्कुल, 60 को मैंने लिख लिया 30 और 2 की मैंने इसमें गुना कर दी 135 में, कितना हो जाएगा ये 270। कितना हो जाएगा ये 270। देखो भाई, आंसर में मेरी क्या बनेंगी 2 जीरो, 3 जीरो वाला तो ऑप्शन होगा नहीं मेरा, 2 जीरो बनेंगी। और यूनिट डिजिट मिला लो अब देखो, 9 तिया 27 और 7 सत्ते 49, 2 जीरो से पहले 9 आएगा, 2 जीरो से पहले क्या आएगा 9। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। बोलो जी, बोलो जी, बोलो बोलो, आ गया समझ। चलो अब आगे, अगला सवाल। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में क्या कर दिया 20% की कमी। ठीक है, तो भिन्न का मान कितना हो गया 4/5,
तो मूल भिन्न बताना है। मान लो मूल भिन्न क्या था मेरा x बट्टे वाई। तो मैंने क्या करा भाई, न्यूमरेटर में मैंने 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा अपने आप का 120। बोलो भाई, अगर मैं इसमें 20% बढ़ा दूंगा तो ये अपने आप का 120% हो जाएगा न्यूमरेटर। सेम ऐसे डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा, 20% की कमी, तो ये अपने आप का क्या हो जाएगा 80%। तो वाले में बोला ये हो कितना गया, ये हो गया 4/5। तो बता दोगे तुम यहाँ से मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगी। 4 इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार। आंसर कितना आ गया, x/y। 8 की ऊपर जाके गुना हो जाएगी 8, 3 की 5 में गुना हो जाएगी 15। तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 8/15। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। चलो भाई आगे देखो। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का निर्णय लिया, ठीक है। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपये की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का कितना थी, 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% बताना है, होगा कितना। देखो भाई, मासिक आय का 27% मतलब 9 का मल्टीपल। ये 9 का मल्टीपल है, ये भी है और ये भी है भाई, सारे 9 के मल्टीपल है। तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। कर देंगे सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। मान लो सुधा की मासिक आय है 100, ठीक है। 100 में से उसने क्या करा भाई, उसने सोचा 12% क्या कर दूंगी, अनाथालय को दान दे दूंगी। 12% दान कर देगी, 88 बचा लेगी, ठीक है। पर उसने करा क्या, उसने करा 4800 का दान। उसने कितने का दान करा भाई, 4800। 4800 का दान कर दिया। ये 4800 क्या था, सवाल में बोला है जो 4800, 4800 रुपए की राशि की, 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। भाई पहले उसने सोचा था 12%, सॉरी 12 करूंगी दान। 12 का 80% कितना हो जाएगा भाई, 12 का 80% ये हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 4800 के बराबर। बोलो भाई, सवाल में बोला है ना, उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपये दान किए, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। भाई पहले उसने तय किया था 12 दान करूंगी, 12 का 80% किसके बराबर हो जाएगा, 4800 के बराबर, ये बोला है सवाल में। यहां से निकाल लोगे वैल्यू। ये एक जीरो से एक जीरो कट गई। 8 काटेगा इसको 48 को कितने बार, 6 बार। 6 काटेगा इसको 12 को 2 बार, 2 इस 10 को काट देगा 5 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक की वैल्यू आ गई 500। 100 की कितनी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी 50,000। मुझे निकालनी है इसके 27%। इसका 27% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 27 की 5 में गुना कर लो कितनी आ जाएगी, 27 पंजे 135, और बचेंगे मेरी 2 जीरो। कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा ऑप्शन। चलो अब आगे देखो जी अगला सवाल। सवाल कह रहा है 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ये बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे जी, देखो भाई उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है 25% की, मतलब 4 की चीज वो 3 में बेच रहा है, 4 की चीज वो 3 में बेच रहा है, ठीक है। सवाल में देखो क्या करा उसने, उसने 12 संतरे 60 रुपए के बेचे, मतलब एक संतरा कितने का बेचा, एक संतरा उसने 5 का बेचा। भाई रेशियो में 3 का बेचा है, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 3 की वैल्यू क्या हो गई 5। भाई 3 की वैल्यू 5 हो गई, तो एक की क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी 5/3। तो यहाँ से सीपी निकाल दोगे भाई इसका, इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो गया उसका 5 × 4 = 20/3। एक संतरे का सीपी आ गया ये, एक संतरे का सीपी आ गया कितना, 20/3। मेरे को क्या करना है, उसको 25% का क्या करवाना है, प्रॉफिट करवाना है। भाई 25% का प्रॉफिट करवाऊंगा इसको, तो वो कितने का बिकेगा इस सामान को। 25% क्या होता है भाई, 1/4। तो 4 की चीज वो 5 में बिकेगा, तभी तो होगा उसको 25% का प्रॉफिट। बोलो भाई, बोलो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक संतरे का सेलिंग प्राइस
एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका? ये हो जाएगा 25/3। बोलो भाई, 4 से 20 कटेगा 5 बार, तो हो गया 25/3 एक संतरे का सेलिंग प्राइस। देखो, वो एक संतरे को 25/3 रुपए में बेच रहा है। भाई एक संतरे को कितने रुपए में बेच रहा है वो? 25/3 रुपए में। मेरे को बताना है वो 100 रुपए में कितने संतरा बेचेगा। तो बता दोगे 100 रुपए में कितने संतरा बेचेगा? ये बेचेगा 100/25/3। कितना हो जाएगा ये? 25 इसको काटेगा 4 बार में, और ये 3 के ऊपर आके गुना हो जाएगी। तो वो कितने संतरे बेचेगा भाई? 100 रुपए में 12 संतरे। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। बोलो जी, आ गया समझ? अब चलते हैं आगे। एक व्यक्ति एक वस्तु के क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 33 अधिक में बेचा होता, तो उसे क्या होता? 14% का लाभ होता। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये बताना है। देखो भाई, वो क्या कर रहा था? 16 की चीज से 16% पहले क्या कर रहा था? कम में बेच रहा था। उसने बोला है अगर वो 14 ज्यादा में बेचता। देखो, मान लो चीज कितने की थी? 100 की। तो उसने क्या करा? 16 कम में बेची, कितने में बेच दीजिए? 84 की बेच दी। सवाल में बोला है अगर उसने उसे 33 अधिक में बेचा होता, 33 अधिक में बेचा होता, ठीक है, तो उसे क्या होता? 14% का प्रॉफिट। भाई 14% का प्रॉफिट होगा तो कितने का हो जाएगा? 100 पे 14 का परसेंट का प्रॉफिट होगा 114 का। देखो भाई, कितनी ज्यादा की बेची है उसने? 30 की। 30 की वैल्यू सवाल में मेरे को क्या दी हुई है? 33। 30 की वैल्यू क्या है? 33। तो 100 की निकाल लोगे? 10 की 11 हो गई, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 110। मेरे को क्या करना है अब? मेरे को 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? 110 के सामान को इस पे 110 पे मेरे को प्रॉफिट कमाना है कितने का? 25% का। 25% क्या होता है भाई? 1/4। तो मैं 4 को 5 में बेचूंगा। ठीक है भाई, 110 है भाई, 110। ठीक है, 4 को मैं किस में बेचूंगा? 5 में। गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 550/4। 4 एकम 4। ठीक है, 4 तिया 12, और 4 पंजे 20। कितना आंसर आ गया भाई? 135। 135 आ गया ना, या गलत कर दिया कुछ? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। कौन सा ऑप्शन है जी? दूसरा ऑप्शन, 137.5। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800। 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? एमपी से सीपी का रेशो हो जाएगा। भाई करवाया हुआ है, बताऊंगा नहीं एमपी से सीपी का रेशो क्या होता है, या बता दूं? चलो बता देता हूँ एक बार। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और सीपी क्या होता है? प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस। ठीक है, सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100 - डिस्काउंट। ठीक है, एमपी क्या हो जाएगा भाई? प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो एमपी क्या हो जाएगा? 112.5। और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? 10% की छूट दे रहे हैं तो 90। ये एक जीरो इधर आ जाएगी उड़ के। 9 से काट लूं, कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है भाई, एमपी से सीपी का रेशियो क्या आ गया? ये आ गया 125/100। देखो भाई, सीपी का वैल्यू कितनी है? 800। 100 की वैल्यू कितनी है? 800। कितने गुना है? 8 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने आप का? 8 गुना। 125 × 8, ये हो जाएगा मेरा आंसर। 125 8, 25 8 200, और 8 और 2 10। ये कितना आ गया? 1000। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। देखो भाई अगला सवाल। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और X% की दो क्रमिक छूट के बाद 680 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितने हैं? 1000 रुपये। तो एक्स का मान बताना है, होगा क्या? बता दोगे जी? देखो, एमपी है मेरा 1000, मैंने क्या करा? 20% की छूट दे दी, तो बे की कितनी की होगी? 80% की। ठीक है, फिर मैंने क्या करा? X% की छूट दे दी, तो मैं क्या मान रहा हूँ? मैंने मान लिया मेरी 20 रुपए की चीज थी, मैंने ए में बेच दी। ठीक है, 20 रुपए की चीज थी, मैंने ए में बेच दी, तो ऐसे कितने की बिक गई वो फिर आखिरी में आके छूट के बाद? ये बिक गई 680 की। काट लो भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है,
और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। ठीक है भाई। अब क्या बचा? चार से काट लो। चार दूनी आठ, चार से कटेगा 17 बार। ए अपॉन बी कितना आ गया? ये आ गया 17/20। भाई 20 की चीज मैंने 17 में बेच दी, तो छूट कितने की थी? 3 की। कितने पे? 20 पे। मतलब 15%। कौन सा ऑप्शन है जी? पहला ऑप्शन। ठीक है जी। चलो अब आगे। अगला सवाल देखो। बोल रहा है 12,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 16% वार्षिक दर से। भाई 4.5 होगा इधर। ठीक है। इधर क्या होगा? 4.5। इंग्लिश में क्या है भाई? 4.5 ईयर्स। इंग्लिश में भी ठीक कर लेना, क्या होगा? 4.5। ठीक है। 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ठीक है भाई। मैंने मान लिया। तो मुझे बताना क्या है? पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात। मैंने मान लिया पहला भाग ये है, पहला ही। ठीक है। इस पे कितना के ब्याज मिल जाएगा मेरे को? ये 12% गुना कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये ब्याज आ गया पहले भाग का। ये किसके बराबर है? दूसरे दूसरे भाग के ब्याज के बराबर। भाई दूसरे भाग की राशि कितनी है? ये मान ली मैंने, दूसरी ही। ठीक है। भाई कितना, कितने परसेंट का ब्याज है? रेट क्या है? 16%। टाइम कितना है? 4.5 साल। ठीक है। काट कूट के निकाल लोगे अब रेशियो यहाँ से? इनका रेशियो निकाल लोगे जी। देखो परसेंटेज से, परसेंटेज कटा। ठीक है। और 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 क्या? और क्या? 3 से कटेगा ये कितनी बार? ये 10 उठा के यहाँ पे लिख लो। 3 से कटेगा ये कितनी बार? 15 बार। ठीक है। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 2 बार। 3 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। 4 से कट जाएगा 16 कितनी बार? 4 बार। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो पहला भाग बट्टे दूसरा भाग, ये कितना आ गया? ये आ गया 2/1। ठीक है। मुझसे पूछा क्या था? पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगर दूसरे भाग से पहले भाग का अनुपात पूछता तो क्या हो जाता? तो हो जाता 2:1। ठीक है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो अब। एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों पे वापस किया जाना है, यदि ब्याज की दर कितनी है? 10% है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, और प्रत्येक किस्त कितने की है? 5808 की। तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज बताना है, होगा क्या? भाई मेरे से ब्याज की रकम पूछिए, ब्याज की रकम हुई कितनी। भाई किस्त का सवाल है, कैसे करते हैं? रेट कितना है? 10। तो मैं क्या करूंगा? पहली बार, पहले साल कितना ब्याज दूंगा? 10 से 11। बोलो भाई, पहले साल क्या करूंगा मैं? 10 से 11 दूंगा। और अगले साल 100 से 121। ये क्या होता है भाई? उधार की राशि। ये क्या होती है मेरी? ये होती है किस्त। ठीक है। भाई सवाल में बोला है किस्त क्या है? बराबर। किस्त क्या है? बराबर, तो बराबर कर लो। इसको भी 11 से भाग कर गुना कर लो। ये क्या हो जाएगा? ये भी 121 हो जाएगा। अगर मैं इसको भी 11 से भाग कर गुना कर लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 121। और ये क्या हो जाएगा? 110। देखो भाई, उधार कितनी राशि ली थी मैंने? 210। ठीक है। और किस्त कितनी दी है मैंने? 100, 121 की दो, तो टोटल कितनी हो गई? 242। सॉरी, 242। ठीक है। कितने का ब्याज दे दिया मैंने? भाई 210 मेरे की थी। 210 मेरी उधार की राशि। किस्त दे दी मैंने 242 की, तो ब्याज कितना दिया? ब्याज दिया मैंने 32 का। बोलो भाई, ब्याज कितने का दिया मैंने? 32 का। ठीक है। सवाल में बोला है एक किस्त की कीमत कितनी है? 5808। यहाँ पे कितनी है? 121। 121 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5808। मेरे को बतानी किसकी है? मेरे को बतानी है 32 की। ठीक है भाई। भाई यूनिट डिजिट में ला लो, क्या होगी? देखो यहाँ एक है, यहाँ पे है 8। ये एक इसको 8 को कितनी बार काटेगा? 8 बार में। और 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है भाई। चलो अब आगे। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 4 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को समाप्त करने के लिए 10 महिलाओं के समूह को उसी दर से कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ये बतानी है। देखो भाई, 3 पुरुष प्लस 7 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर लेंगी? 5 दिनों में। और इसी समान काम को 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगी? 4 दिनों में। ठीक है। यहां से पुरुष और महिला को क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा।
देखो भाई 5 या 15 पुरुष हो जाएँगे और इधर 4 चौक 16 पुरुष हो जाएँगे। तो कितना हो जाएगा? 16 में से 15 जाएँगे तो 1 पुरुष बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 7 पंजे 35 महिलाएँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 चौके 24 महिलाएँ। 35 में से 24 महिलाएँ निकल जाएँगी तो क्या होगा? अगर मैं 35 में से 24 घटा दूँगा तो कितना हो जाएगा? 35 में से 24, 7 पंजे 35, 6 चौके 24, तो कितना हो जाएगा भाई? 9। बोलो भाई, 9 नहीं 11, ये आ जाएँगी 11 महिला। भाई पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना आ गया? पुरुष की एफिशिएंसी है 11 और महिलाओं की एफिशिएंसी है 1। ये आ गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है? टोटल वर्क बताएगा कोई मेरे को अब यहाँ से? टोटल वर्क आप बोलोगे या तो इसमें पुट कर लो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो या फिर इसमें पुट कर लो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ पहली वाली में पुट कर लो भई। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 11 तो ये कितना हो जाएगा 33। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1 तो 7 m कितना हो जाएगा 7 गुना में कितना है 5। टोटल वर्क कितना हो गया भाई? टोटल वर्क आ गया 40 गुना 5। ये काम मुझे करवाना किससे है? ये काम करवाना है मुझे 10 महिलाओं से। भाई 1 महिला की एफिशिएंसी 1 है तो 10 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल 10 ही हो जाएगी। तो कितने दिन में काम कर देंगे ये? 0 से 0 कटेगा, ये कर देंगी महिलाएँ 20 दिन में काम। कौन-सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। अगला सवाल। अगला सवाल देखो है क्या? सवाल बोल रहा है एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से स्कूल तक यात्रा तय करने में कितना समय ले रहा है? सवा घंटा 1.25 घंटे का क्या ले रहा है समय। भाई सवा घंटा नहीं होगा ये सॉरी। 1 पॉइंट सवा घंटा तो 1.15 होता, ठीक है? ये कितना समय ले रहा है? 1.25 घंटे का समय लेता है। स्कूल से घर तक की समान दूरी तय करने के लिए स्कूल से घर तक की समान दूरी तय करने के लिए समय को 25% कम करने हेतु उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ये बतानी है। बता दोगे? देखो कैसे करेंगे। देखो वो क्या कर रहा था? स्कूल से कहाँ पे जा रहा है? घर से स्कूल और स्कूल से घर। बोला भी है सवाल में समान दूरी को तय करना है। सवाल में बोल भी दिया अब तो। समान दूरी तय करने के लिए अगर मेरी डिस्टेंस सेम है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम। सवाल में क्या बोला है मुझसे? समय को मेरे को 25% कम करना है। टाइम पहले मेरा कितना लग रहा था? 4, अब मेरे को क्या करना है? अब 3 करना है। तो मुझसे पूछा है उसे अपनी गति में कितना बढ़ाना होगा। भाई टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का उल्टा स्पीड, तो स्पीड हो जाएगी 3। पहले 3 अब पहले क्या थी 3 और अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 4। तो कितनी बढ़ा रहा हूँ भाई मैं स्पीड? 1 कितने पे? 3 पे। कितना है भाई? 1/3 कितना होता है? 33.33%। बोलो भाई, ये पहली लाइन तो बेफ़ालतू के लिए दी हुई है, टाइम वेस्ट करवाने के लिए सवाल में। पहली लाइन का कोई यूज़ नहीं है सवाल में, ठीक है? इसमें उलझ के मत रह जाना, पहली लाइन में, ठीक है भाई? अगला सवाल देखो अब। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी के लिए उसे धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। देखो भई, इसमें भी क्या है? डिस्टेंस मेरा सेम है। बोला है ना समान दूरी के लिए, समान दूरी। सवाल में बोल के रखता है भाई, ठीक है? वो लिख के नहीं देगा, हाइलाइट करके नहीं देगा तुम्हें चीज़ें। देखो भई, समान दूरी तय कर रहा है डाउनस्ट्रीम से भी और अपस्ट्रीम से भी। तो तुम मेरे को बताओ पहले डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? भई शांत जल में नाव की स्पीड कितनी है? 6 और धारा की कितनी है? 2। तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम क्या होता है? नाव प्लस धारा और अपस्ट्रीम क्या होता है? नाव माइनस धारा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 6 और 2 8 और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 2 4। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम। भाई स्पीड दी हुई है मेरे को कितनी? 8 4 तो टाइम कितना हो जाएगा? अनुपात ले लूँ इनका, ये हो जाएगा 1:2। बोलो भाई 1:2 हो जाएगा? बोलो, बोलो 1:2 हो जाएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल। देखो भाई, जो अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम से कितना ज़्यादा समय ले रही है? आप बोलोगे 1 समय ज़्यादा ले रही है। 1 की वैल्यू सवाल में दी है 3 घंटे। 1 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 3 घंटे। तो मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है दूरी। भाई दूरी अब तुम किसी से भी निकाल लो। या तो यहाँ से निकाल लो दूरी या यहाँ से निकाल लो। यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखो भाई 1 की वैल्यू कितनी है? 3 तो इस 1 की कितनी हो जाएगी? इसकी भी 3 हो जाएगी।
देखो भाई, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 24। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 24 किलोमीटर। सेम ऐसे ही, एक की वैल्यू 3 है तो दो की कितनी हो जाएगी? 6। देखो भाई, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 घंटे तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 24, 6 चौके 24। तो डिस्टेंस भाई हमेशा मेरा सेम ही आएगा, चाहे किसी से भी निकाल लो, या अप स्ट्रीम से निकाल लो या डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, अगला सवाल। धातु से बना एक बेलन, एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 27 सेंटीमीटर। और इसमें रोल की गई धातु की चादर की मोटाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। रोल का वजन क्या है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 8 ग्राम। बता दोगे? देखो, एक ये क्या है? रोलर। रोलर होगा तो अंदर से खोखला होगा। बोलो भाई, ये किसमें? बेलन की शेप में। भाई ये डायग्राम थोड़ा ऐसा है जैसे लकवा मार गया। ठीक है, तुम्हें बस समझना है, समझना। ठीक है, लो मिटा दूंगा, ये मिटा दिया। ये क्या हो जाएगा? बेलन। ये होगा मेरा रोलर। अबे ये क्या बन रहा है? ये होगा रोलर। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी दी है मेरे को? इसकी आंतरिक त्रिज्या दी है 27, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 27 है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई भाई? 27। सवाल में क्या बोला है? इसकी मोटाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। देखो, इसकी मोटाई कितनी है? ये मोटाई होती है ना, ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो इसकी बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी? भाई त्रिज्या तो यहीं से काउंट करूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक 27 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 27 जमा 9, 35। तो इसकी बाह्य त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक लेके 35। ठीक है, बाह्य त्रिज्या हो गई 35। अब तो तुम्हें पता है खोखले बेलन का वो कैसे निकालते हैं? आयतन। लिखवाया है तुम्हें इसका फॉर्मूला। ये होता है पाई। बड़ी वाली रेडियस में से क्या करूंगा? छोटी वाली घटा दूंगा। पाई आर स्क्वायर माइनस बड़ी वाली आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर स्क्वायर इंटू में हाइट। हाइट कितनी है भाई इसकी? सवाल में बोला है 1 मीटर लंबा है ये। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये सब कुछ सेंटीमीटर में था मेरा, तो मैंने क्या कर लिया? 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है भाई? 100 सेंटीमीटर। निकाल दोगे अब यहाँ से वैल्यू? भाई पाई को पाई रखो, क्योंकि देखो सवाल में पाई ही दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में क्या है? पाई ही दिया हुआ है, तो पाई को छोड़ो मत। ये क्या हो जाएगा? पाई बड़ी वाली रेडियस 35, 35 का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस 27, 27 का स्क्वायर इंटू में 100। ठीक है, ये किस में आएगी मेरी वैल्यू? ये आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। देखो, सवाल में बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। तो ये इसका वजन कितना हो जाएगा सारे का? इसको 8 से गुना कर दूं? बोलो भाई, ये आ जाएगा इसका वजन। ये आएगा ग्राम में, सवाल में है किलोग्राम में। तो मैं क्या करूं? इसको 1000 से और क्या कर दूं? भाग लगा दूं। इसको 1000 से और भाग लगा दूं। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। काट लो जी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई, जीरो को काटा मत करो नीचे से, जीरो को अपना दोस्त बना लो। जीरो क्या है? तुम्हारा दोस्त। ठीक है, जीरो को मत काटा करो ऊपर से। देखो तो फिर ये हो क्या जाएगा? भाई ये क्या है? ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। बोलो जी, 35 और 27 कितने हो जाएंगे? 7 5 12 का दो, तीन दो 5 और 6, 72। ये हो जाएगा 72। और ए माइनस बी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे मैंने गलत कर दिया क्या कुछ? भाई वो 36 होगा ना। अबे यार वो 36 होता। ठीक है, ये कितना होता? 36। 27 और 9 कितने होते हैं? 36। ये क्या होता है? 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 और 27 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 63। ठीक है, और 36 में 27 जाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, इंटू में पाई गुना में 8/10। ठीक है, गुना कर लो भाई इनकी। देखो भाई, जो भी यूनिट देखो, 3 नाम 27 मतलब 7 7 8 56। पीछे आएगा 6 और एक अंक पहले आएगा पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। सबसे पीछे आएगा 6 और उस 6 के पहले क्या आएगा? पॉइंट। पॉइंट क्यों? क्योंकि नीचे 10 है। बोलो भाई,
आगे समझ, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्या है? 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई रोम्बस का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हाफ d1 × d2। d1 d2 मतलब पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। 1/2। विकर्ण कितना दिया भाई? एक 16 है, एक 12 है, तो काट लो। 2 से कितने बार कट जाएगा? 12 6 16 छक्के 96। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। अगला सवाल देखो, सवाल में बोला है भाई ये क्या है? ये सारे मेरे हजारों में है, ठीक है। ये सारे किस में है? हजार में, इन थाउजेंड्स। ये क्या है? जो ये ऑरेंज वाले हैं ये तो है स्टेट स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो ये पीले वाले हैं ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है 1990 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी में कितने अधिक छात्र नामांकित थे? देखो भाई, 1980 ये है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? पीली वाली। यहाँ पे कितने थे भाई? 10,000, ठीक है भाई, हजारों में है, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में थे 8,000, तो कितने ज़्यादा हैं भाई? 2,000 ज़्यादा हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले सवाल, वर्ष 1980, 1990 और 2000 के दौरान स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में कुल नामांक छात्र के वो बतानी है संख्या। देखो भाई, ये 8,000, सॉरी, हजार तो हम बाद में लगा लेंगे, पहले तुम गिन लो। 8 और 10 18, 18 और 14, 18 और 14 कितने हो जाएंगे भाई? 32, 32 और 12 44, 44 और 12 56, 56 और 14 70, ये हो जाएंगे 70,000। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखो अब, एक बैग में 4 सफेद, 5 लाल और क्या है? 6 नीली गेंदें हैं। बैग में से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, उनमें से सभी के लाल होने की प्रायिकता बतानी है। भाई सभी सारी की सारी क्या होनी चाहिए? लाल। बॉल कितनी निकाल रहा हूं मैं? 3। अगर मैं 3 गेंदें निकालूंगा लाल, और तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए? लाल। लाल है कितनी पास मेरी? लाल है मेरे पास कितनी? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 C 3। इसके बट्टे में क्या आएगा? इसके बट्टे में आ जाएगा भाई कितनी गेंद है टोटल मेरी? 4 और 5 9, 9 और 6 15। ये हो जाएगा 15 C 3। ये हो जाएगी मेरी प्रायिकता 3 गेंद निकालने की, और सारी की सारी क्या हो? लाल हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं भाई इसको? 5 C 3 क्या होता है? मैं 5 को क्या लिखूंगा? 3 बार उल्टा करके, 5 × 4 × 3, इसके बट्टे में 3 × 2 × 1, ठीक है। अपॉन 15 C 3 क्या हो जाएगा? ये भी ऐसे सेम, 15, 3 बार उल्टा जाऊंगा, ×14 × 13 बट्टे में 3 × 2 × 1। देखो भाई, ये 3 × 2 × 1 आपस में कट जाएंगे ये दोनों, ये कट गए। 5 × 3 = 15, इस 15 को काट देगा। 2 से कटेगा ये 4 2 बार, 2 से कटेगा 14 7 बार। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2/13 × 7 = 91। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन। आगे चलूं, देखो जी अगला सवाल। सवाल बोल रहा है एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग कितना है? 2700। भाई सारे अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं किसी भी बहुभुज का? आप बोलते हो ये निकालने का, अंत है कोणों के योग निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। n-2 × 180 डिग्री, ठीक है, किसी भी बहुभुज का, ठीक है। n क्या होती है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ये किसके बराबर दिया हुआ है मेरे को? ये दिया हुआ है मेरे को 2700 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर भाई? 2700 के बराबर। काट लो, जीरो से जीरो कटेगा, 9 × 3 = 27 और 9 दूनी 18, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। तो n-2 कितना आ गया यहाँ से? n-2 आ गया 15। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 17। मुझसे पूछी किसकी है? मुझसे तो पूछा है उसके विकर्णों की संख्या बताओ भाई। उसके विकर्णों की संख्या। भाई विकर्णों की संख्या कैसे बताते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स।
इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n-3/2। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। n की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 17। तो आंसर कितना हो जाएगा? 17 गुना 14/2। 2 14 को काटेगा कितनी बार? 7 बार। 17 सत्ते 119। उसके विकर्ण कितने हैं भाई? उसके विकर्ण है 119। ठीक है जी। चलू अब आगे। अगला सवाल देखो। सवाल बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 256 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितनी होगी? भाई वृत्त के सबसे लंबी जीवा क्या होती है? ये वर्ग है, इसकी सबसे लंबी जीवा क्या होगी? जो उसके कतई बीचों बीच से गुजरेगी। बोलो भाई। जो वृत्त के कतई बीचों बीच से गुजरेगी वही क्या होगी? उसके सबसे लंबी जीवा होगी। और जो उसके बीचों बीच से गुजरती है उसको बोलते क्या है हम? डायामीटर। मतलब व्यास। जो सर्कल का व्यास होता है वो क्या होती है? सर्कल की सबसे बड़ी जीवा वही कहलाती है। ठीक है भाई। सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सर्कल का व्यास। अब निकाल दोगे सर्कल का व्यास। देखो भाई सर्कल का एरिया कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? 256 पाई। पाई से पाई कटा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? आर की वैल्यू आ जाएगी 16। बोलो भाई। डायमीटर की क्या हो जाएगी? डायमीटर होता है रेडियस का 2 गुना। डायमीटर आ जाएगा 32। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन। तो वर्ग की सबसे लंबी जीवा क्या हो गई? 32 सेंटीमीटर की। ठीक है भाई। चलो अब आगे। अगला सवाल। मुझे क्या बताना है? मुझे इसका 21वां पद बताना है। इस सीरीज का 21वां पद क्या हो जाएगा? बता दोगे भाई? इस सीरीज का 21वां पद हो क्या जाएगा? भाई 21वां पद क्या होगा? एपी करवाया हुआ है मैंने तुमको, एपी जीपी दोनों। 21वां पद क्या होगा? आप बोलोगे 21वां पद होगा ए प्लस 20 डी। भाई 21वां पद क्या होगा? 21वां पद होगा ए प्लस 20 डी। ए क्या है? ए है 26। डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनके बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है भाई? देखो भाई 6 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है और 6 कम हो रहा है। डी कितना आ गया? डी आ गया -6। ठीक है। ए कितना है? ए है 26। ठीक है। तो बता दोगे अब 21वां पद? 21वां पद क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 26 जमा 20 गुना में -6। 20 छिक्के 120। ये क्या हो जाएगा? 26 माइनस 120। कितना हो गया भाई? ये हो गया 94। माइनस का 94। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। ठीक है जी। चल पड़े आगे। चल पड़े चल पड़े चल पड़े। चल पड़ो। अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, जो कि तुम्हारा आखिरी सवाल होने वाला है आज का। ठीक है। अगर भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है। और इन चीजों को क्या करना? अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना भाई इस चीज को। देखो भाई मुझसे बोला क्या है अगले सवाल में? सवाल कह रहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी का पहला पद क्या है? 12। और सार्वनुपात जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, ठीक है, ये क्या है? 5। तो इसके 4 पदों का योगफल बताना है। देखो भाई इसमें होते हैं मेरे जीपी में 2 फॉर्मूले। कौन कौन से? फॉर्मूले सेम टू सेम होते हैं, बस थोड़ी डिजिट चेंज हो जाती है। कैसे? ये होता है ए आर की पावर n-1 बट्टे में r-1। ये फॉर्मूला कब लगेगा मेरा? जब आर को बोलते हैं हम सर्वानुपात यानी कि कॉमन रेशो। ठीक है। ये तब लगेगा जब मेरा आर क्या होगा? 1 से बड़ा। जब मेरा आर क्या होगा? मतलब जब मेरा सर्वानुपात 1 से बड़ा होगा ना, तब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मेरा सर्वानुपात 1 से छोटा होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये लगेगा ए। अब क्या होगा? 1 में से r-n घटेगा अपॉन 1 - r। ये डिजिट चेंज हो जाती हैं, ठीक है, अंदर वाली। ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मेरा सार्वनुपात 1 से छोटा होगा। ठीक है। जब मेरा सार्वनुपात क्या होगा? 1 से छोटा होगा। ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी उम्मीद है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ये मिटा दिया। ठीक है। क्या करना है मेरे को? 4 पदों के अगले करना है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या? ए आर की पावर n-1 बट्टे r-1। r-1 ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 4 पद मतलब n की वैल्यू क्या है? 4। सार्वनुपात है कितना? 5। मतलब r कितना है? 5। ये क्या है? पहला पद। पहला पद मतलब a की वैल्यू कितनी है? 12। पुट कर दो भाई, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें।
ये हो जाएगा 12 बटे आर मतलब 5, 5 की पावर 4 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो 12 को काटेगा 3 बार में। अब तुमने देखा अपनी तीखी नज़रों से, तुमने देखा अरे जो भी आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जो भी आंसर होगा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। 7 2 9 9 और 1 10, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9 और 2 बचेगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9 और 8 1 9, 3 का मल्टीपल हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 7 2 9 7 और 1 8, 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए भाई खुश रहना, प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।